ये सीधी तस्वीरें आप अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। लगातार व्हाइट हाउस में जो प्रवासी भारतीय हैं वहां पहुंचे थे, उनको संबोधित कर रहे थे, अमेरिका को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों का हल निकालेगा। उन्होंने कहा कि हम और अमेरिका, भारत और अमेरिका एक तरीके के देश हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए वो काम करते हैं और वो वी द पीपल के सिद्धांत पर काम करते हैं। लोकतंत्र की रक्षा दोनों देशों में की जाती है और यहाँ सभी धर्मों, वर्गों, संप्रदायों, पंथ के लोगों को पूरी आज़ादी है, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका की तुलना की और उन्होंने कहा कि 30 साल पहले जब वो अमेरिका आए थे तो बाहर से व्हाइट हाउस उन्होंने देखा था। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 1-2 बार 3 बार आते रहे हैं, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि व्हाइट हाउस के दरवाजे उन प्रवासी भारतीयों के लिए भी खुले हैं जो तकरीबन 40 से 45 लाख हैं, अमेरिका में रहते हैं। एक अलग तरीके का संकेत और संदेश प्रधानमंत्री ने अपनी संबोधन में कहा और उन्होंने कहा कि वो जब अभी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे तो वास्तव में एक अलग तरीके का एक गौरवपूर्ण क्षण होगा और ये अवसर देने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी का मेहमान नवाजी के लिए, गर्मजोशी से स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अमेरिकी सरकार, वहाँ के कैबिनेट, वहाँ के सांसदों का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। अमेरिका की जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि भाई हम सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए काम करते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, दोनों मिलकर काम करते हैं और वास्तव में हम लोग एक ही तरीके के देश हैं। इतनी सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और अंत में प्रधानमंत्री ने कहा गॉड ब्लेस अमेरिका। अमेरिका के लिए उन्होंने ईश्वर से उसकी बेहतरी के लिए प्रार्थना भी की। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद जो अलग तरीके के चेंजेस विश्व में आए हैं, परिवर्तन आए हैं, उनको लेकर भी महत्वपूर्ण रोल भारत और अमेरिका ने निभाया। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री करना नहीं भूले। अब हम अपने कार्यक्रम मंथन में आते हैं। प्रधानमंत्री लगातार अमेरिका के दौरे पर हैं और वो भारत के तमाम रणनीतिक, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि भारत और अमेरिका एक स्ट्रांग स्ट्रेटजिक साझीदार है और रणनीतिक साझीदार के रूप में वो मजबूती से काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बातें हुई। कई और महत्वपूर्ण समझौते भी, ड्रोन और तमाम अन्य तरीके के जो तकनीकी समझौते भी अमेरिका और भारत के बीच होने वाले हैं। वापस अपने कार्यक्रम मंथन में आते हैं। दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में। और मंथन में आज हम बात करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या उसकी मुखालफत में एक विपक्षी दलों की एकता बैठक होने वाली है पटना में कल, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और बैठक से पूर्व बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती ने कल एक बैठक की थी और आज उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट को अलग अलग तरीके से परिभाषित और रेखांकित किया जा रहा है। बहन कुमारी मायावती का ट्वीट विपक्षी दलों को एक आईना दिखाना जैसा वो कह रही हैं, लेकिन जो विपक्षी खेमा है वो कह रहा है कि वास्तव में मायावती बीजेपी के एजेंडे पर खेल रही हैं। इसी तरीके से वो इस तरीके की बात कह रही हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में, इतनी सारी बातें मायावती ने कह दी। अगर ये सारी बातें सच हैं तो बहुत मुश्किल, बड़ी आपात परिस्थितियां हैं देश में। ग्रस्त देश में बहुजन के जो त्रस्त हालात, वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज का जो त्रस्त है, बहुजन समाज जो त्रस्त हालातों में जी रहा है, उससे स्पष्ट है कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा भीमराव आम्बेडकर
कि मानवतावादी समतामूलक संविधान को सही तरीके से लागू करने की क्षमता ना तो कांग्रेस पार्टी में है और ना बीजेपी जैसी दलों में, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, वो कह रहे हैं कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। वो कह रहे हैं कि भाई वास्तव में दिल मिले चाहे न मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज़्यादा चरितार्थ करता है। मायावती आगे कहते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास करने से पहले अगर ये पार्टियां जनता में अपने प्रति आम विश्वास जगाने की गरज से अपने गिरेबान पर झांक कर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मायावती ये कह रही हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। यूपी में लोकसभा चुनाव की 80 सीटों की सफलता की कुंजी उत्तर प्रदेश के पास ही है और जीत उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, ये मायावती अपने ट्वीट में आगे कह रहे हैं। किंतु विपक्षी दलों के रवैये से ऐसा लगता नहीं है कि वे यहां अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर और सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ विपक्षी दल, उनका निशाना नीतीश कुमार के द्वारा जो बैठक बुलाई गई है उसमें 17-18 विपक्षी दल जो शामिल हो रहे हैं उनकी तरफ है। यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी? वो कह रही हैं कि जो तैयारी विपक्षी दल कर रहे हैं वो माकूल नहीं है, नाकाफी है, और क्या वास्तव में भाजपा को हरा पाएगी या जो जरूरी बदलाव है वो ला पाएगी? मायावती कहीं ना कहीं फेस सेविंग इस ट्वीट में करती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों पर हमला करने के साथ थोड़ा सा भाजपा का भी जिक्र कर देती हैं, लेकिन इस तरीके के ट्वीट, इस तरीके मायावती जैसी जो दलितों की अभी भी निर्विवाद नेता है भारत में, उनका इस समय ट्वीट आना और ये कहना कि मुंह में राम बगल में छुरी, उन्होंने सारे विपक्षी दलों को, भाजपा को तो थोड़ा सा उन्होंने एक तरीके से रास्ता दिया, लेकिन विपक्षी दलों को घेरा और कहा कि मन में राम बगल में छुरी। आज हमारा मंथन में ही सवाल होगा कि जुबा पे राम बगल में छुरी क्या? कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस तरीके की परिस्थितियां मायावती, देश में दलितों की अच्छी खासी आबादी है, कई ऐसे राज्य हैं जहां 25 से 30% तक आबादी है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां करीब 32 से 34% दलितों की आबादी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां कम से कम ऐसी 12, 15, 20 सीटें हैं जहां दलितों की आबादी जीत और हार का अंतर तय करती है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरीके से दलितों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव दिखाया और दलित और अल्पसंख्यक का जो गठजोड़ बनाकर वहां पर काम किया कांग्रेस पार्टी ने, उससे कम एक तरीके से ये तय हो गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस तरफ कोशिश कर रही है कि दलितों का, उसका जो पुराना जो वोट बैंक है वो अपने आप वास्तव में क्या आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मायावती का इस वक्त इस तरह की टिप्पणी करना, एक तरीके से पूरे विपक्ष पर हमला करना, इसके क्या मायने हैं, क्या हो रहा है, और तमाम इस तरह की चीज़ें देखने को, सुनने को मिल रही हैं। वास्तव में इस तरीके का जो सियासी माहौल है, पटना में बहुत सारे विपक्षी नेता बैठक के लिए पहुंच गए हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, चाहे ममता बनर्जी हों, केजरीवाल और भगवंत मान भी देर रात तक पहुंच जाएंगे, और लगभग सारे नेता इस बैठक में सुबह होते होते पहुंच जाएंगे और शामिल होंगे। लेकिन वास्तव में सियासी माहौल बेहद गर्म हो गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए
जो आपको समझाएगी कि वास्तव में विपक्ष की राजनीति किस तरफ जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समतामूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं और ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना में बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की नजर से अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती हैं, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता है कि वो यहां अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहां लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी? जहां एक ओर बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करने का ख्वाब देख रहे विपक्षी दल एकजुट होने की कवायद में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार विपक्षी एकता को झटका लगता चला आ रहा है। और ऐसे में जब पटना में विपक्ष की अहम बैठक होने वाली है और उसके ठीक एक दिन पहले मायावती ने बयान देकर सबको चौंका दिया है और इससे पहले नीतीश को मांझी के रूप में झटका मिल चुका है, वहीं नीतीश के सामने बिखर रहे विपक्ष को एक सूत्र में पिरोने की बड़ी चुनौती है। चुनौती तो विपक्ष के पास है ही और शायद इसी चुनौतियों का सामना करने के लिए पटना में एक बैठक है और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक ये है। इसके बाद बहुत सारी स्थितियां आगे बढ़ेंगी, विपक्षी राजनीति की ओर जाएगी और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक विमर्श होगा वो क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। मंथन में मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। जेडीयू की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर भारती मेहता जी। भारती जी का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बहुजन समाज पार्टी के नेता विजय मिश्रा बाबी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबी जी आपका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डीके आनंद सामाजिक चिंतक हैं और बहुत सारी चीज़ों को समाज की दृष्टि से, गांव गरीब की दृष्टि से, दलित सर्वहारा समाज की दृष्टि से, बहुजन की दृष्टि से सोचते हैं। आनंद साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कांग्रेस की नेता निधि पांडे भी हमारे साथ पटना से जुड़ गई हैं। निधि जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सभी मेहमानों का स्वागत। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। कुमार कौशलेंद्र वरिष्ठ पत्रकार वो भी जुड़ेंगे और बीजेपी के प्रवक्ता पटना से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा सबसे महत्वपूर्ण और एक बड़ा सवाल जेडीयू की प्रवक्ता से, भारती जी इस देश की दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, बहुजनों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती, जो उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, इस पटना की जो विपक्षी दलों की बैठक से ठीक एक दिन पहले यानी कि आज करारा प्रहार किया है और उन्होंने अंत में जो अपनी बात समाप्त की है ट्वीट के जरिए, वो 4 ट्वीट उन्होंने किए हैं और उन्होंने कहा कि भाई अगर ये सब बैठक करने से पहले जरा अपनी विश्वसनीयता कायम कर लेते जो पीड़ितों शोषितों के प्रति। और जो पहले ट्वीट में उन्होंने बातें कही हैं वो बड़ी गंभीर बातें हैं कि हिंसाग्रस्त और पता नहीं कितना कितना बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें कह दी कि मुझे लग रहा कि मैं किस देश में रह रहा हूँ। वो ट्वीट अगर आप पढ़ लें, देख लें, बहन जी ने इतनी गंभीर चिंता व्यक्त की है और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो वही है कि मन में राम बगल में छुरी। भारती जी। जी दुर्गेन जी, एक चीज कहना चाहूंगी। ऐसे तो मायावती जी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं
मगर आज के जो ट्वीट को देखते हुए मुझे लगता है कि इसकी ज्यादा सूक्ष्म व्याख्या जो बीएसपी के हम लोगों के साथ पैनल पे बैठे हुए हैं उनके नेता और प्रवक्ता, वो शायद इसको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मगर निश्चित तौर पर इन 4 ट्वीटों में विरोधाभास तो नजर आता है। एक तरफ बहन मायावती जी कहती हैं कि देश के दलित, शोषित, पीड़ित, बहुजन समाज के लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानी में हैं। तो ये सवाल उठता है कि पिछले 10 सालों से भारत की केंद्रीय राजनीति में कौन बैठा हुआ है और किनकी नीतियों से दलित, महादलितों की स्थिति, पिछड़ों, अति पिछड़ों की स्थिति लगातार इतनी कमजोर हो रही है। ये जो उन्होंने कहा, बस मैं उनके वाक्य को संपूर्ति कर रही हूँ। अब जहां तक चीज आदरणीय मायावती जी ने कहा कि कल की बैठक के संदर्भ में, तो एक चीज कहना चाहूंगी कि आगे आने वाले दिन में क्या होगा ये पहले नहीं कहा जा सकता है। वो वरिष्ठ नेत्री हैं, उनकी कही गई बातों को मुझे लगता है कि मैं इसके लिए अधिकृत भी नहीं हूं कि उनकी किसी बात को मैं काटूं, मगर जेडीयू की प्रवक्ता और एक भारतीय युवा होने के नाते उनके बयानों में तो विरोधाभास दुर्गेंद्र जी नजर आता है कि एक तरफ वो कहती हैं, अरे भाई अगर आप भारत की सबसे बड़े 2-4 लीडरों में काउंट होती हैं तो ये दायित्व तो बनता है आपका कि उस वर्ग के हित में, उस वर्ग का अहित किसने किया उनके खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए। ये सामान्य एक युवा की आवाज होगी। दूसरी तरफ आप कहती हैं कि, और जहां तक बात है कि उनकी विश्वसनीयता, जो कल 18 राजनीतिक दलों के लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पाटलिपुत्र की इस पावन भूमि पे अपने जेडीयू परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और साथ में एक चीज कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से दुर्गेंद्र जी, कि क्या राहुल गांधी जो नाम है क्या वो विश्वसनीय नहीं? क्या सीताराम येचुरी जो नाम है वो विश्वसनीय नहीं? जो अखिलेश यादव नाम है वो विश्वसनीय नहीं? ममता बनर्जी जो नाम है क्या वो विश्वसनीय नहीं? हेमंत सोरेन जो नाम है क्या वो विश्वसनीय नहीं? स्टालिन जो नाम है क्या वो विश्वसनीय नहीं? इसी कड़ी में मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी हैं, उद्धव ठाकरे साहब हैं, पवार साहब हैं, खड़गे साहब हैं, राव साहब हैं, केजरीवाल जी हैं, भगवंत मान आ रहे हैं। मैंने इन नामों को इसलिए गिनाया जो मुझे याद थे, मैं बोली कि ये तमाम लोग अपने अपने प्रदेशों के, और कोई बहुत छोटा प्रदेश नहीं है, अपने अपने प्रदेशों के की जनता के चयनित मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में कहना कि इनकी विश्वसनीयता नहीं, तो मुझे लगता है कि एक खूबसूरत लोकतंत्र के लिए ये वाक्य बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि किसी प्रांत का मुख्यमंत्री 2 बार, 4 बार, 5 बार, और मैंने जो नाम गिनाए हैं उनमें कोई उद्धव ठाकरे साहब हैं, शरद पवार जी हैं जो 56 सालों से भारतीय राजनीति में हैं, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं जो 18 साल से बिहार की जनता उनको सेवा का मौका दे रही है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, वेस्ट बंगाल की आदरणीय ममता दीदी हैं। तो ये तमाम नाम ऐसे हैं जिसके बारे में ये कहना कि विश्वसनीयता नहीं, थोड़ा सा हास्यास्पद तो लगता है। बाकी वो बहुत सीनियर लीडर हैं, आदरणीय मायावती जी, तो विशेष व्याख्या मुझे लगता है विजय मिश्रा जी ज्यादा बेटर करेंगे। और हम तो कहेंगे कि दलितों की जो बात उन्होंने उठाई है तो निश्चित तौर पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन होगा। वो इस विपक्ष के मंच पर आए जो भारतीय संविधान को बचाने के लिए है, अंबेडकर साहब की नीतियों को बचाने के लिए है, काशीराम साहब के सपने को बचाने के लिए है। मुझे लगता है कि एक मजबूत भारतीय के तौर पे उन्हें इस मंच पे उपस्थित होना चाहिए था। और हो सकता है कि अभी कुछ वजहों से वो नहीं आ पा रही है, मगर हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द वो भी इस मंच पे आएंगी और हम खुदार हृदय से उनका स्वागत करेंगे। चलिए, उम्मीद मत छोड़िए, वो आएंगी, इंतजार करते रहिए। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक से लौट कर आऊँगा तो फिर जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि मायावती ने कहा कि कांग्रेस
विश्वसनीय नहीं है, बीजेपी विश्वसनीय नहीं है, और विपक्ष मन में राम बगल में छुरी, बचा कौन? ये बड़ा सवाल है। और जो मुद्दे मायावती उठा रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, धार्मिक जाति द्वेष, हिंसा, ये वास्तव में किसकी तरफ इशारा है? इसका जवाब कौन देगा? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए और सीधे रुख करेंगे कांग्रेस की नेता निधि पांडे की तरफ, जो पटना के से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि जी, बहन कुमारी मायावती ने कहा कि भाई हिंसाग्रस्त, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो मूलभूत मुद्दे हैं वो सिर्फ मुँह बाए खड़े हुए हैं। सामाजिक द्वेष है, सांप्रदायिक द्वेष है, ये सब चारों तरफ। इस तरह के माहौल में बाबा साहब का जो समता मूलक समाज था, उसकी स्थापना कांग्रेस नहीं कर पाई, या उसके लायक वो नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा नाम बीजेपी का भी लिया कि बीजेपी और कांग्रेस सक्षम नहीं है, और वो ये माहौल एक ऐसा नहीं बना पाई। तो ये बहुत बड़ा आरोप है, जबकि दलितों, शोषितों, पीड़ितों के वोट लेकर आप लोग सत्ता में बहुत वर्षों तक रहे हैं। और इस जो आपकी एका बैठक है, जिसका जो धुरी है एक तरीके से कांग्रेस पार्टी है, उसके इर्द गिर्द इस बैठक के ठीक पहले इस देश की सबसे बड़ी दलितों के नेता की ये टिप्पणी आना, ये किस तरह आप देखती हैं निधि जी? देखिए, मायावती जी ने जो बोली कि दलितों का, पिछड़ों का, सबका, तो हम एक बात पूछना चाहते हैं। पहले तो हम विश्वसनीयता पे जवाब देना चाहते हैं कि वो विश्वसनीयता कांग्रेस में तो पूरी है, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। हाँ, दूसरी बात यह है कि मायावती जी जो हैं, उन्हीं की विश्वसनीयता अभी नहीं है कि वो, उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। कभी वो बीजेपी की तारीफ करती हैं, कभी कहती हैं कि हम बीजेपी में चले जाएंगे, कभी है कि बात होता है कि बीजेपी उनको राज्यपाल बना के कहीं भेज देगा। बीजेपी में जाने की बात उन्होंने कभी नहीं कही। बीजेपी में जाने की बात करती हैं। तो विश्वसनीयता अगर होती मायावती की बातों में, स्टैंड क्लियर होता कि नहीं, हम लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम लोग सब बीजेपी के खिलाफ हैं और साथ हैं, तो जरूर उनको बुलाया जाता। वो क्षमता पर भी सवाल उठा रही हैं निधि जी, वो क्षमता पर भी सवाल उठा रही हैं कि बाबा साहब का जो समता मूलक समाज का जो परिकल्पना थी, वो लागू करने की क्षमता नहीं है कांग्रेस पार्टी में भी, और साथ में बीजेपी का भी नाम लिया उन्होंने। जी, कल आपको मैं बता दूं कि कल जैसे ही राहुल जी आएंगे, हमारे सदाकत आश्रम आएंगे, वहां पे बाबा साहब की मूर्ति का, वहां पे मूर्ति बैठाई गई है, उसको वो करेंगे, मतलब माला पहनाएंगे। उसके बाद ही कार्यक्रम शुरू होगा। तो बाबा साहब जो है, भीमराव अंबेडकर, वो सिर्फ मायावती जी के नहीं है, वो पूरे देश के थे और सब कास्ट के थे। अगर मायावती जी उनपे आधिपत्य जमाना चाहती हैं कि हाँ मेरे ही बाबा साहब हैं, तो वो गलत बात है। वो सभी पार्टी के हैं, बीजेपी का पता नहीं, लेकिन कांग्रेस। अच्छा निधि जी, एक बात बताइए, इस बैठक से ठीक पहले इस तरह की टिप्पणी को किस रूप में आप ले रहे हैं? ठीक है, आपका अपना अधिकार, बाबा साहब हम सब के हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे जीतन राम मांझी का एग्जांपल ले लीजिए कि वो, उनका स्टैंड क्लियर नहीं था कि विपक्ष की पार्टी, वो मीटिंग में आते और वो कहाँ जाके क्या क्लू दे देते वो पता नहीं होता, इसलिए उनको पार्टी से अलग किया गया। वही हाल मायावती जी का है, उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। उनको लगता है कि 2 दिन में बीजेपी में चले जाएंगी, तो 2 दिन में खुद में रहेंगी, तो 2 दिन में ये करेंगी। तो स्टैंड जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक इतनी बड़ी पार्टियों में कैसे बुलाया जाएगा? क्या पता कोई गुप्तचर हो बीजेपी का, कोई स्पाई हो, वो बहाना से आए और सब बात। नहीं, बहुत बड़ी नेता है वो, बहुत सारे लोगों के बुलाने पे जाती नहीं है भाई, बहुत बड़ी नेता है वो, बहुत बड़ी नेता है, लेकिन अभी उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। उनको लग रहा है कि बीजेपी में, मतलब उनकी विश्वसनीयता पर आप लोग उल्टा सवाल उठा रहे हैं। बहन जी की विश्वसनीयता पर आप लोग खुद ही सवाल उठा दे रहे हैं। तो वो तो है ही ना, वो तो बात सही है ना, वो तो बात सही है।
ठीक बात है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संपादक कौशलेंद्र जी हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र जी स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। अब मैं एक छोटे सा रिएक्शन लूँगा बहुजन समाज पार्टी के नेता विजय मिश्रा बाबी से, उसके बाद मैं डी के आनंद साहब के पास जाऊँगा। विजय मिश्रा बाबी, आपने जेडीयू को सुना, कांग्रेस को सुना, अब जरा बता दीजिए कि भाई ये लोग कह रहे हैं बहन जी जेडीयू की बहन जो हैं भारती जी, वो तो खैर थोड़ा सा बच के निकली। उन्होंने कहा कौन इस समय पंगा ले, क्योंकि मसला चल रहा है एकता का, तो एकता में कोई खलल मत डालो। लेकिन निधि जी ने मोर्चा खोल दिया, वो कह रहे हैं बहन मायावती की खुदे विश्वसनीयता तय नहीं है। वो कभी भाजपा के समर्थन में बोलने लगती है, कभी कहती सपा को हरा दो और भाजपा को, चाहे सपा को मत जिताओ चाहे भाजपा को वोट देना पड़े, इस तरह बातें करती हैं। तो जरा इसको क्लियरिफाई कर दीजिए, एक तो ट्वीट के बारे में उनकी मंशा क्या है, और दूसरा इन जरा दो नेताओं का जवाब दे दीजिए। मायावती जी देश की पहली अनुसूचित जाति की नेता है जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया, और इतना बड़ा त्याग भारत देश में किसी भी दल के नेता में ताकत नहीं है कि वो राज्यसभा में इस्तीफा देके बाहर निकले केवल दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। और दूसरी बात विश्वसनीयता की, मायावती जी ने विश्वसनीयता नहीं कहा, उन्होंने कहा पहले जनता में विश्वास जगाए। आज नीतीश बाबू मीटिंग कर रहे हैं, 6 महीने पहले वो भाजपा के साथ थे, महबूबा मुफ्ती की सरकार कश्मीर में बनी, भाजपा के साथ बनी। तो उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि उनसे मतलब सीधा है कि आप जनता में पहले विश्वास जलाइए, कब तक आप ये विपक्ष एक साथ रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी कल तक सपा और समाजवादी पार्टी में थे, फिर वो भाजपा में चले गए। तब स्थिति ऐसी है, आप एक मंच पे इकट्ठा होते हैं, पार्टी करते हैं, चाय पीते हैं, दूसरे दिन आप अलग अलग हो जाते हैं। अभी तेलंगाना में हुआ था। तो उनको ये नहीं है कि आप एकजुट ना रहो, आप रहो लेकिन आप मजबूती के साथ हो। ये जो आप विजय मिश्रा जी, बहन जी क्या चाहती हैं कि 24 का चुनाव केवल विश्वास जगाने में गुजार दें, और उसके बाद जब अगला 5-29 का चुनाव आवे तब ये लोग लड़े चुनाव? क्या चाहती है बहन जी? विश्वास जगाने का मतलब ये नहीं कि आप चुनाव कैसे विश्वास जगाएं भाई? अगर बहन जी के मुताबिक किसी का विश्वास है नहीं है, कोई विश्वसनीय है नहीं है जनता के बीच में, और वो क्षमता भी नहीं है। बहन जी ने कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी दोनों पे सवाल उठाया कि बाबा साहब के समता मूलक समाज और संविधान के अनुरूप देश को चलाने की क्षमता दोनों दलों में नहीं है। ये बात उन्होंने कह दी। चलो कांग्रेस बीजेपी बड़े दल हैं, लेकिन जो पूरे विपक्ष, जो अन्य विपक्ष है इन दोनों दलों से अलग, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और कहा कि भाई आप विश्वास जगाओ। तो अब तो 8-9 महीने बचे हैं, विश्वास जगाएंगे तो चुनाव निकल जाएगा। अब तो जितना जिसका विश्वास है उसी पर लड़ना पड़ेगा। विजय मिश्रा, मैं पूरी बात कर लूं तब आप इसका काउंटर लगाइए। महन जी ने बाबा साहब का जो संविधान था, जो समता मूलक समाज था, आज दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, शोषितों के साथ, कमजोर वर्ग का जितना अत्याचार देश में हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। वो हाल, वही हाल कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, राजस्थान देख लीजिए आप, जहां भी सरकारें कांग्रेस की हैं वहां भी दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। वो बाबा साहब के संविधान की बात कर रही हैं, वो विश्वास की बात कर रही हैं। तो पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं, वो इकट्ठा रहे, ये ना हो कि 23 को मीटिंग करें, 24 को उनके सुर अलग हो जाएं। उनका कहने का मतलब ये है। चलिए अब आप जल ग्रहण करिए। मैं डी के आनंद साहब के पास जाऊंगा। डी के आनंद साहब, आपने सभी लोगों को सुना और आप सामाजिक चिंतक हैं, बहुत सारी चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। मायावती का ये बयान ट्वीट के जरिए उसको किस दृष्टि से देखते हैं? और मायावती की पार्टी के नेता जो अभी विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बहन जी ने कहा कि आप लोग विश्वास जगा लीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सारा अत्याचार दलितों पे, शोषितों पे, बहुजन पे हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले? डी के आनंद साहब। देखिए, हाँ दुर्गेश जी, आप बड़ी मायावती जी की बड़ी आप तारीफ कर रहे हैं, बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं। मैं तो आपको सुन के बड़ा परेशान हूँ कि जो रसातल में जा रहा है, जो रसातल में जा रहा है उसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने ये कहा। मायावती जी को कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, जो प्रोजेक्ट कर रहा है आपको पता है कौन प्रोजेक्ट कर रहा है मायावती को? अभी निगम के अंदर क्या स्थिति हो गई उनके बारे में आप बड़ा वेटेज दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत बाबा साहब की बात आप कर रहे हो। जब संविधान लागू हुआ, मायावती जी से बोलिए कि जब संविधान लागू हुआ और वो हंस के बाहर आने लगे तो आचार्य कृपलानी ने क्या कहा था, वहीं से बताइए मायावती जी को, पढ़ो उसको। आचार्य कृपलानी ने कहा था कि भीमराव आप बहुत हंस रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा था कि
कृपलानी जी, अभी तक राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब राजा बैलेट बॉक्स के पेट से पैदा होगा। तो कृपलानी ने क्या कहा था, आप ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाएंगे, आपके लोग इतने गरीब हैं, इतने कमजोर हैं कि हमारे लोग पैसे से उनको खरीद लेंगे। उसी बात को जरा आप याद करिए। 2 जून 95 को जो सपा बसपा की सरकार गिराई गई, किसने गिरवाई? उसके बाद 3 बार सरकार किसके साथ बैठ के बनाई मायावती ने? जरा याद करिए कायदे से। और जब जनता समझ गई और रिजेक्ट कर दिया टोटल, आज 12% वोट आ गया है। जहां पर वो पैदा हुई सहारनपुर में, वहां नगर निगम के चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई है। अब आप उनको प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं जी, ये जो प्रोजेक्शन आप कर रहे हैं, ये मैं जान रहा हूं, ये केवल दलित वोट को कहीं पर डाइवर्ट ना होने पावे, बीएसपी में कंटेक्ट। मैं प्रोजेक्शन नहीं, मंथन कर रहा हूं डीके आनंद साहब, मैं मंथन कर रहा हूं, प्रोजेक्शन थोड़ी कर रहा हूं। आप जो कह रहे हैं मैं वो भी तो सुनवा रहा हूं। देखिए, अगर आप मेरी पूरी बात नहीं सुनेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं पूरी बात सुनूंगा, आप धड़ल्ले से बोलिए। आज तक रिकॉर्ड है, मैं आपकी पूरी बात सुनता हूं, मैं पूरी बात सुनता हूं, बोलिए। राम वगैरह जो ये मुंह में राम जो लेके घूम रहे हैं, इनके भाई और इनके बहन पर, इनके भाई और भौजाई पर कितना बड़ा करप्शन का चार्ज है। क्या ये बीजेपी से भाग सकती है? इनका हिम्मत है मुकाबला करने का बीजेपी से? अभी जेल इनके भाई लोग चले जाएंगे। ये तो एक सौदा हो रहा है कि आप कायदे से दिखाओ, इनको अखबारों में फ्रंट पेज पे दिखाओ ताकि रेट बढ़ा रहा है। ये बार्गेनिंग होने जा रही है बीजेपी की तरफ से, और जनता समझ गई है बार्गेनिंग में ना बसपा जीत पाएगी ना बीजेपी जीत पाएगी। और ये जो कल बैठक होने जा रही है, ये समझ लीजिए कि बीजेपी के तंबू में आखिरी कील होगी, ये आखिरी कील होगी। ताबूत में तंबू खड़ता है कर लीजिए जी। लेकिन जनता ने मन से उतार दिया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के विषय पे चली थी बीएसपी, उसको जब सत्ता लेना हुआ तो उसने बीजेपी के गोद में सत्ता लिया। एक बार नहीं, 3 बार। अब कितनी बार आप प्रचार करोगे मुंह में राम? राम तो नाम उनको लेना ही नहीं चाहिए था। राम ने तो शंभू का वध ही कर दिया था। इनको तो बाबा साहब का नाम ले रहे हो, राम का नाम ले रहे हो, रहीम का काम ने नाम ले रहे हो, रविदास का क्यों नहीं नाम ले रहे हो? मुहावरे का प्रयोग किया है कि भाई राम राम जप रहे हो, मुंह में राम बगल में छुरी, वो विपक्ष के लिए कह रही हैं। देखिए, जपिए आप, आपको फायदा हो रहा, आप जपिए। हमको नुकसान है, हम तो जय भीम जपेंगे। हमको केवल जय भीम जपना है। इसी से मेरी जिंदगी नाली से निकल कर यहाँ तक आई है। और जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा देंगे, दुर्गेश जी, उनका पतन हो जाएगा, वो बच नहीं पाएंगे। आप चाहे अच्छा, मायावती ने जो ये बयान दिया, इसके पीछे क्या मंशा है, जरा आप बताइए दर्शकों को हमारे। जितनी कोशिश कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, उस समय बाबा साहब ने कृपलानी से कहा था कि तुम्हारे लोग पैसे से हमारे वोट को खरीद लेंगे, लेकिन जिस दिन मेरा समाज शिक्षित हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा पैसा भी काम नहीं आएगा और तुम बेकार हो जाओगे। 24 के चुनाव में देख लीजिएगा, अरबों रुपया ये खर्च करने वाले हैं, लेकिन फेल हो जाएंगे। अक्टूबर में ये 5 विधानसभा फेल हो जाएंगे। आप काहे परेशान हो? बाबा साहब को समझना सबकी बस की बात नहीं है। कई जन्म लेना पड़ेगा संविधान के बारे में समझने के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर को कौन समझ पाया? ये मोदी जी बहुत समझ रहे थे ना। संविधान को लगातार चोट पहुंचाते चले गए। क्या मायावती जी ने संविधान को चोट नहीं पहुंचाया? 2011 में प्रमोशन में रिजर्वेशन बिना पार्लियामेंट की मंजूरी में क्या हक था इनका करने का? और उस पर जब रिट दाखिल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, हमारा प्रमोशन में रिजर्वेशन जो प्रमोट हो गए थे वो डिमोट हो गए लाखों लोग। कितना नुकसान हुआ समाज को? आप क्या तारीफ कर रहे हो भाई? जरा से वो बोल दिया आपने, चैनल में डिबेट लगा दिया। वो बोल दे तो डिबेट, और बाकी जो मर रहे लोग, दलितों को घोड़ी से उतार के मारा जा, जूतों से मारा जा रहा, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, उस पर आप डिबेट नहीं करोगे? रेगुलर कर रहा हूं, मैं आपको दिखा दूंगा और आपको 10वीं डिबेट में आपको बुलाऊंगा। अब बुलाया है मैंने। मुंह में राम बगन बड़ा भारी आपके लिए इशू बन गया। बहुत बड़ा इशू बना। इशू इसलिए है आनंद जी, इशू इसलिए है कि जो विपक्षी एकता है, विपक्ष कह रहा है कि मायावती, आनंद जी जरा हमको भी सुन लीजिए, हमने आपको बड़े धैर्य से सुना, हमको सुनिए आप। आनंद जी, डीके आनंद जी, केवल वोटों को, केवल सीटों का दावा करने के लिए ज्यादा रेट बढ़ जाए, इसलिए मीडिया इनको प्रिविलेज दे रहा है। आपको ये बात भी तो कहने का हम हक दे रहे हैं ना, आपका मुंह तो नहीं बंद कर रहे हैं हम। आप कह रहे हैं जनता सुन रही है। आपने कभी डिबेट किया?
किया। हमारे आरक्षण पे अटैक हो रहा, किया। आपने डिबेट किया? किया, मैं आपको कभी लिंक नहीं भेज किया। दूंगा। हमने बहुत सारी डिबेट्स अभी की नहीं हैं, डिबेट सारी किया, डिबेट किसी में आप चैनल नहीं डिबेट आते नहीं हो, किया। नहीं आते हो। आप मायावती को प्रोजेक्ट कर रहे हो क्योंकि मायावती बीजेपी के कहने से बोल रहे हैं ना, इसीलिए तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। ठीक बात तो है। अगर मायावती को बहुत ज्यादा ठीक पसंद ठीक है ठीक बात, तो मैं जरा बीजेपी रिएक्शन ले ज्वाइन लूं। क्यों नहीं कर अब लेती? रिएक्शन ले लूं, मैं रिएक्शन ले ज्वाइन लूं। करा दीजिए बीजेपी। मैं एक रिएक्शन लेता हूं, मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं। डीके आनंद साथ हो जाइए आप, मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं। विजय मिश्रा, डीके आनंद ने बहुत सारे आरोप लगाए कि बीजेपी के कहने पर इस तरह की विपक्ष को कमजोर करने के लिए बहन कुमारी मायावती इस तरीके के बयान देकर बीजेपी के हाथों में खेलती हैं और वो विपक्ष को कमजोर कर रही हैं, बाकायदे बीजेपी का एजेंडा कैटर करती हैं। विजय मिश्रा, मैं कह रहा हूं ना ये बात, ये तो मैं भी कह रहा हूं ना। हम ये अब कह उनको रहे जवाब हैं देने कि दीजिए ना, आनंद साहब। जिस बीजेपी ने आनंद साहब, उनको जवाब देने दीजिए। जिस बीजेपी ने हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया, जिस बीजेपी ने हमारी नौकरी खत्म कर दी, उसके खिलाफ अगर ये 10-20 लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक बात है, ठीक बात है। अब उनको जवाब तो देने दीजिए ना। इकट्ठा करिए सबको। अगर आप बहुत बड़ी लीडर हैं देश की तो आप इकट्ठा करिए। आपके अंदर दम है, नीतीश कुमार के अंदर दम है, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता है। ठीक है, आनंद जी हो गया। अब मैं जरा रिएक्शन ले लूं। बोलिए बोलिए विजय मिश्रा, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को कैटर कर रही हैं, और जो विपक्ष वास्तव में जो जनता के मुद्दे उठा रहा विपक्ष, जिसकी कल बैठक है, उसको वो लगातार उस पर आरोप लगा रही है और उसकी जो विपक्षी एकता को कमजोर करने का काम कर रही, मतदाताओं को, बहुजनों को गुमराह कर रही मायावती। ये आरोप है डीके आनंद का। है, सही है। बोलिए विजय मिश्रा, बोलिए, जवाब है आपके पास कोई? है, मैं बोल रहा हूँ ना। पहले बोलिए। तो मैं ये कहूंगा, आनंद जी से पूछिएगा, अभी मैं पूछूंगा तो हो सकता है फिर वो हाइपर हो, उनसे पूछे वो किसकी गोद में खेल रहे हैं। और दूसरी बात, मायावती जी के बारे में अगर ये ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दलितों के चिंतक है, दलित चिंतक है, क्योंकि मायावती जी ने दलित समाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, एक वोट की मजबूती दी। जो आज दलित समाज या अनुसूचित जाति इतने पावरफुल से बोलते हैं, वो बहन मायावती जी की देन है। आज तक कोई बता दीजिए जो दलितों का नेता रहा हो, इनके वो अठवाले हैं, वो भाजपा में हैं, इनके भीम आर्मी के लोग समाजवादी पार्टी में। बहन जी ने भी भाजपा के समर्थन सरकारें बनाई हैं, आज वो बातें कर रही हैं। और बहन कुमारी मायावती अम्बेडकर नहीं हो सकती, वोट का अधिकार अम्बेडकर ने दिलवाया है। बहन कुमारी मायावती ने कहां दिलवाया है? कहां दिलवाया है? मैं बोल रहा हूं ना। और आरक्षण की बात, बहन कुमारी मायावती ने सत्ता का सुख भोगा है, सच बात यह है विजय मिश्रा, वो गलत नहीं कह रहे हैं डीके आनंद। ऐसा नहीं है, डीके आनंद की बौखलाहट है। बहन जी ने दलितों को प्रमोशन में आरक्षण दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पहले उस पर विधानसभा में पारित हुआ, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ। सबसे पहला उनका एक्शन था। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के लोगों ने सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति अम्बेडकर पार्क में तोड़ी, आज जिसकी गोद में डीके आनंद खेल रहे हैं। ठीक है, तोड़ फोड़ की बातें मत करिए। अब मैं जरा कौशलेंद्र जी को ले लूं, पटना से जुड़े हैं काफी देर से। कौशलेंद्र जी, चूंकि अब आप थोड़ा सा विलंब से भी जुड़े, हम बहुत सारी बातें आपसे नहीं कर पाए। पटना में कल बैठक है, इसको लेकर एक टिप्पणी और बहन कुमारी मायावती की जो ट्वीट आया है विपक्षी नेताओं को लेकर, कांग्रेस को लेकर, उनकी क्षमता, उनकी विश्वसनीयता पर, उस पर एक टिप्पणी आपकी चाहता हूं। दुर्गेंद्र जी, कल जो बारात इकट्ठा हो रही है उसका दूल्हा कौन होगा? पहला सवाल ये। कल जो बारात इकट्ठा हो रही है उसका दूल्हा कौन होगा? नीतीश कुमार होंगे, राहुल बाबा होंगे, या कोई और होगा? अब एक बार पॉलिटिक्स के पुराने पन्नों को पलट लीजिए, पूरे भारत के जी। पॉलिटिक्स के पुराने पन्ने जब पलटेंगे ना तो आपको दिखेगा जब भी विपक्षी एका हुआ है तो उसमें स्थायित्व का अभाव रहा। वो जनता पार्टी का रीजन हो, देवगौड़ा का रीजन हो, कोई भी रीजन हो। अब अभी जुटने से पहले जो बयानबाजी होने लगी जुटने वाले बारातियों में, हम इनोवा में नहीं जाएंगे, हम स्कॉर्पियो में नहीं जाएंगे, हम आगे नहीं बैठेंगे, हम पीछे नहीं बैठेंगे। अब उसको आप अरविंद केजरीवाल पे फिट कर दीजिए, ममता बनर्जी पे फिट कर दीजिए। अब पहले बयानबाजी, उसके बाद कल की बैठक का फलाफल क्या होगा, दुर्गेंद्र जी बतौर पत्रकार आप भी समझ रहे होंगे। अब क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने जा रही है इसका जवाब? क्या ये ममता बनर्जी
वामपंथियों और कांग्रेसियों के साथ बंगाल में अपनी सियासत की लंका फूकेंगी? क्या हेमंत सोरेन झारखंड में जो उनका वोट बैंक है उसमें जदयू को हस्तक्षेप करने देंगे? देखिए, बहुत विविधताएं हैं। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ पंजाब और दिल्ली में सियासत करेगी? ये इन चीजों के तह में जाइएगा ना तो यही समझ में आएगा कि नीतीश कुमार कोई जयप्रकाश नारायण नहीं बनने जा रहे हैं। जेपी मूवमेंट वाली बात, जयप्रकाश नारायण और नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। नीतीश कुमार कभी एनडीए में भी होते थे, कभी यूपीए में होते हैं, कहाँ होते हैं पता नहीं, अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया होगा, अब वो सबको इकट्ठा करे। लेकिन कल की बात कोई फलाफल निकलेगा ये मुझे नहीं लगता। मायावती की टिप्पणी पर एक छोटी सी टिप्पणी कर दी है, फिर मैं आगे जाऊंगा। मायावती जी ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी बहुत ही तार्किक है। अब एक दफा आप कह दीजिए मायावती ने ये किया, मायावती ने गलत किया, फलाना किया, अभी आप उनकी टिप्पणी इस बैठक को लेकर आई। इस बैठक पर वो विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है, तो विश्वसनीयता पर सवाल तो है ही, विश्वसनीयता पर सवाल देश की जनता ने भी उठाया है। यही कारण है कि लोग विपक्ष में हैं और ये विपक्षी एकता का फलाफल हम लोग दुर्गेंद्र जी 23 के काम में या 24 को भी मिलेंगे, देखिएगा। इसका फलाफल मुझे नहीं दिखता। ठीक बात। एक रिएक्शन डॉक्टर भारती मेहता से मैं लूंगा। डॉक्टर भारती मेहता, दो सवाल हैं। कौशलेंद्र जी ने कहा वो जेपी नहीं हो सकते और मायावती की टिप्पणी को जायज उन्होंने ठहराया। संक्षिप्त में कहिएगा क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, सारा वक्त जी के आनंद जी ले गए। दुर्गेंद्र जी, सबसे एक चीज कहना चाहूंगी कि राजनीति कभी विकल्पहीन नहीं होती। और उसके बाद जो अभी कह रहे थे, मैंने बहुत शालीनता से मैंने कहा कि जो आदरणीय मायावती जी ने कहा है तो उनके बयानों में तो खुद विरोधाभास है। एक तरफ वो कहती हैं कि दुर्गति हो गई दलितों की, महादलितों की, तो किसका शासन है महोदया पिछले 10 सालों से? दूसरी तरफ आप कहती हैं कि कल की जो बैठक है वो बैठक विश्वसनीय नहीं है। और तीसरा कि आनंद साहब जो बता रहे थे, मुझे तो मेरे संज्ञान में तो नहीं है, खैर इलेक्शंस में तो वोट का आना जाना लगा रहता है, कि अभी सहारनपुर के किसी चुनाव का उन्होंने सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। तो अगर आप भी कह रहे हैं तो निश्चित सही कह रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में 12% वोट जैसा कह रही हैं, वो जैसा कह रही हैं दुर्गेंद्र जी कि पहले अपनी विश्वसनीयता, अरे कोई भी कदम बढ़ाता है जनता जिसके पीठ पे होती है वो कदम बढ़ाता है। विश्वसनीयता का कोई थर्मामीटर थोड़े होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि संविधान को बचाने के लिए, पुलवामा के शहीदों का अपमान करने के लिए वाली पार्टी बीजेपी के खिलाफ निश्चित तौर पर आपको 24 से 48 घंटे में, और अभी तक तो कहा जा रहा था। कौशलेंद्र जी, भारती जी, कौशलेंद्र जी एक महत्वपूर्ण और सवाल पूछ रहे थे। वो कह रहे थे दूल्हा कौन? बारात तो बहुत आ गई, अब बाराती कह रहे हैं कि किसी को लिमका नहीं मिला, किसी को पता चला वो मर्चमान नहीं मिला, कोई कह रहा हम बालूशाही नहीं खाएंगे, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। पटना में ही हैं आपके साथ में वहां। मुझे नहीं लगता है कि वरिष्ठ पत्रकार हैं कौशलेंद्र जी, और इस तरह के व्यंग्यात्मक लहजे में उन्हें इतने इंपॉर्टेंट टीवी डिबेट में बोलना चाहिए था। हर कोई मुख्यमंत्री है, कोई वो, और उसको बाराती, अब ममता बहन आई हैं, वो सीएम हैं वेस्ट बंगाल की, वो कह रही हैं कि मैं लिम्का नहीं पीऊंगा। भले वो कटाक्ष उदाहरण हमने दिया, वर्बेटम नहीं है, शब्दशः नहीं है, लेकिन उन्होंने जो उनका भाव था वो मैंने बताया आपको। बहुत लंबे संघर्ष से कोई इस मुकाम को पाता है, और हर व्यक्ति अगर 1-2-3 को छोड़ दे। भारती जी, ममता दीदी बंगाल में क्या कांग्रेस और वामपंथियों के साथ राजनीति कर पाएंगे? आप भी राजनीतिज्ञ हैं, आप मुझे ये बताएं। निश्चित तौर पर आपका विमर्श सही है, मगर ये कहना कि विपक्ष एकदम फेल्योर है, अभी तक तो कहा जा रहा था कि मीटिंग ही नहीं होगी, तो कल की मीटिंग होने दी जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो 24 से ठीक बात है। एक चीज कौशलेंद्र जी मैं आऊंगा, फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा। बस एक छोटी सी टिप्पणी ले लूं, मैं छोटी टिप्पणी ले लूं। मैं कि क्या दशा दिशा थी उद्धव ठाकरे के साथ, बीजेपी की क्या दशा दिशा, कौन सी नीतिगत समर्थन था मुफ्ती
महबूबा के साथ। जब बीजेपी करे तो जायज, बाकी कोशिश करे तो नाजायज। महबूबा मुफ्ती के साथ बेमेल गठबंधन चल पाया? थूकने को जाओ, थूक के आओ बाहर। ठीक बात है, ठीक बात है। विजय मिश्रा, एक छोटा सा कमेंट 20 सेकंड का, उसके बाद मैं डीके आनंद के पास जाऊंगा। हेलो, हाँ बोलिए विजय मिश्रा। ये कह रहे हैं कि भाई विपक्ष एकत्र हो रहा है, बहन जी ये काम कर लेती, वो क्यों नहीं कर रही? और डीके आनंद कह रहे हैं कि बहुत सारा, डीके आनंद कह रहे हैं कि बहुत सारे वो फ्लैट वेट वाला घोटाला क्या निकल आया है। वो जो उनके जो बहन कुमारी मायावती के भाई साहब हैं आनंद जी, और उनकी हजारों सैकड़ों फ्लैट उनको दिए गए हैं, तो वो तो कहेंगे भाजपा की भाषा बोलेंगे वो। मैंने कहा ना डीके आनंद साहब को चाहिए सारे पेपर ले जाके ईडी को दे आए, बहन जी की जांच कराए ना, क्यों नहीं करा रहे हैं? तो ईडी की जांच तो बीजेपी को करानी है, वो कहाँ कराएगी? नहीं, तो आप डीके साहब को चाहिए जाके दे आए ना, आप करें, बीजेपी मदद करेगा। बीजेपी के लगता है उन्हें बीजेपी उनकी मदद कर रही है, तो ये मायावती जी के बारे में जांच बैठा तो वही कह रहे हैं ना कि पब्लिक के सामने डीके आनंद जैसे लोग पोल खोल रहे हैं बसपा की। वो कह रहे हैं कि वोटर को हम बता रहे हैं कम से कम भ्रम में मत पड़ो, ये बहुजनों के नेता नहीं है, वो बता रहे हैं, ये बात तो कह रहे हैं वो। इनकी बौखलाहट है, उम्र का एग्जाम है इनका, ठीक है? वो उम्र तो आपकी भी आने वाली, हमारी भी आने वाली, सबकी आने वाली, उम्र से मत जोड़िए। डीके आनंद, एक फाइनल कमेंट आपका चाहता हूं, बिल्कुल न्यूट्रल कमेंट करिए कि वास्तव में क्या बहुजन अभी भी मायावती को अपना सबसे बड़ा नेता मानता है क्या? देखिए दुर्गेश जी, सुनिए गौर से। अगर मायावती जी को बहुजन समाज या दलित समाज की बड़ी चिंता है तो बिल्कुल लिख के रख लीजिए कि मणिपुर में दलित और एससी और एसटी ने धर्म परिवर्तन करके वो स्वीकार किया था ईसाई धर्म, और वहां पर आज उन्हीं लोगों को जिंदा जलाया जा रहा, मारा जा रहा, उनके घर जलाए जा रहे हैं, गिरजाघर तोड़ा जा रहा है। और ये बीजेपी का वहां गृह मंत्री बैठ गए थे और कुछ नहीं हुआ। अगर ये बहुत बड़ी समर्थक है, इनको प्रिय है और दर्द है दलित समाज से, तो ये जो कन्वर्जन करके जो लोग ईसाई हुए हैं, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इस पर वो महिला क्यों नहीं बोलती? किसने मारा उनको? किसने उनका घर जलाया? किसने गिरजा में उनको जिंदा जला दिया? और आज भी जलाया जा रहा। आपको एक बैठक में जो लोग चेयर पे बैठने बात करने जा रहे हैं, उसमें दर्द हो रहा है, और वहां हजारों लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बच्चे जलाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, गृह मंत्री बोल नहीं रहे हैं। और ये दलित समाज की अगर बहुत बड़ी हित ऐसी है तो एक बार यही बोल दें। बहुत शुक्रिया डीके आनंद साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। निधि पांडे आपका शुक्रिया, डॉक्टर भारती आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय मिश्रा और कुमार कौशलेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, और के न्यूज़ के उन दर्शकों का भी बहुत आभार जो हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार।